ऑडियो 8। पुस्तक का नाम पितर हमारे अदृश्य सहायक। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। अनीति की अवरोधक परोक्ष शक्तियाँ। मनुष्य जैसा भी सोचता एवं करता है, उसका प्रभाव उसी तक नहीं रहता है, परंतु समीपवर्ती वातावरण एवं संबंधित व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं। यहाँ तक कि जड़ वस्तुओं के ऊपर भी बुरा भला प्रभाव पड़ते देखा गया है। घटनाओं के सूक्ष्म संस्कार भी चिरकाल तक बने रहते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रेरणाओं के रूप में अपना परिचय देते हैं। इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति अच्छे बुरे व्यक्तियों एवं उनसे जुड़े स्थानों पर जाकर की जा सकती है, भले ही वे वर्तमान में जीवित न हो। देवालयों, मंदिरों, देवपुरुषों, महामानवों, संत ऋषियों की तपस्थली पर पहुंचने वालों के मन में परमार्थ की, लोक मंगल की भावनाएं हिलोरे लेने लगती हैं। इसके विपरीत कसाई खानों आदि स्थानों पर पहुंचने से मन घृणा, विक्षोभ एवं अशांति से भर उठता है और शीघ्र वहां से भागने को जी करता है। यह स्थान एवं उनसे जुड़े सूक्ष्म वातावरण का प्रभाव ही है। प्रचलित धार्मिक मान्यता के अनुसार मरणोपरांत भी आत्माएं अपने से जुड़े वातावरण में चिरकाल तक विद्यमान रहती हैं तथा अपनी सद्भावना अथवा दुर्भावना का परिचय सहयोग अथवा आतंक के रूप में देती हैं। वातावरण को अपना वशवर्ती बनाकर ये सूक्ष्म आत्माएं किसी भी प्रकार की अनाधिकार चेष्टा अथवा लूट खसोट के अनीति युक्त में भूमिका निभाती व समुचित दंड देती हैं। यह एक स्पष्ट एवं सुनिश्चित सत्य है कि इस धरती पर भूमिगत विशेषता एवं संपदा का निर्माण इस तालमेल के साथ हुआ है कि उस क्षेत्र के निवासी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रह सके। अन्न, फल और औषधियों के बारे में प्रसिद्ध है कि वहां के जन्मे लोगों को उसी क्षेत्र का उत्पादन अनुकूल पड़ता है। दूरगामी साधनों से पदार्थों को सुदूर स्थानों तक भेजा जा सकता है, पर प्राणियों की पदार्थों की संरचना में जो तत्व घुले रहते हैं, उनका तालमेल न बैठ पाने से लाभदायक प्रतीत होते हुए भी हानिकारक बन बैठते हैं। क्षेत्रीयता की बात ऐसे ही कई दृष्टिकोणों के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सामने आती है। खनिज पदार्थों एवं अन्य प्राकृतिक संपदाओं के संबंध में भी यही बात है। वे उस क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित हो गई है। उत्तरी ध्रुव के निवासी मनुष्यों और प्राणियों की शारीरिक संरचना तथा उपलब्ध पदार्थ सामग्री को देखते हुए सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रकृति की वितरण व्यवस्था कितनी दूरदर्शितापूर्ण है। खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संपदाओं के संबंध में भी यही बात है। क्षेत्रीय उपलब्धियों से लाभान्वित होने का प्रथम अधिकार वहां के भूमिपुत्रों का ही है। इसके बाद अन्यत्र के लोगों को उसके लाभान्वित होने का अवसर मिलना उचित है। इसी आधार पर देशों के क्षेत्रीय अधिकारों को मान्यता मिलती रही है। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की निंदा का कारण यही है कि स्थानीय लोगों के लिए दी गई प्रकृति उपलब्धियों का अपहरण अन्यत्र के लोग करते हैं, तो उसमें अव्यवस्था एवं अनीति का फैलना स्वाभाविक है। ऐसे शोषण अपहरण का जहां विश्व न्याय के आधार पर विरोध होता है, वहां ईश्वरीय व्यवस्था भी उसे निरस्त करने में सहायक होती है। प्रकृति प्रतिरोध का परिचय तब अधिक अच्छी तरह देखा जा सकता है जब समर्थों द्वारा असमर्थों के स्व तत्वों का अपहरण करने वाली अनीति का प्रतिरोध उभरता है। अमेरिका की भूमि पर मूल अधिकार उस देश के मूल निवासियों का ही माना जा सकता है। वहां की प्रकृति संपदा का लाभ भी उन्हीं को मिलना चाहिए। गोरे लोगों ने बलपूर्वक उस भूमि पर अधिकार कर तो लिया है, पर प्रकृति वहां के मूल निवासियों के पक्ष में ही अपना समर्थन देती है, लुटेरों को असफल बनाने वाले आधार खड़े करती रहती है। इस संबंध में वहां के स्वर्ण क्षेत्रों में गोरों की असफलता विशेष रूप से विचारणीय है। अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कुछ खाई खड्डों से भरे सघन वन प्रदेश ऐसे हैं जो न केवल अगम्य और डरावने हैं, वरन उनमें रहस्यमय विशेषताएं भी पाई जाती हैं। यह रहस्य अलौकिकता वादियों और वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बने हुए हैं। कहा जाता है कि उस प्रदेश में या तो आसमान से सोने की धूली कण बरसते हैं या फिर पहाड़ उसे अदृश्य लावे की तरह बोलते जाते हैं। जो हो, उस क्षेत्र की पहाड़ियों को सोने के पर्वत का नाम दिया जाता है और अनेकों उस संपदा को सहज ही प्राप्त कर लेने के लालच में उधर जाते भी रहते हैं। संपत्ति का लोभ जितना आकर्षण है, उतना ही वहां के प्रहरी प्रेत पिशाचों के आतंक का भय भी बना रहता है। इस उपलब्धि के लिए अब तक सहस्त्रों दुस्साहसी उधर गए हैं। इनमें से अधिकांश को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा है। जो किसी प्रकार जीवित लौट आए हैं, उनने सोने के अस्तित्व का तो आंखों देखा विवरण सुनाया है, पर साथ ही यह भी कहा है कि वहां अदृश्य आत्माओं का आतंक है। वे सोना बटोरने के लालच में जाने वालों को बेतरह पीछा करती है, और यदि भाग न खड़ा हुआ
जाए तो जान लेकर ही छोड़ती हैं। भूमिगत विशेषताओं का अन्वेषण करने जो लोग पहुंचे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र को रूस के साइबेरिया की ही तरह रेडियो किरणों से प्रभावित बताया है। रूसी वैज्ञानिक साइबेरिया के कई क्षेत्रों को किसी अज्ञात विकिरण से प्रभावित मानते हैं और कहते हैं कि कभी अंतरिक्ष या धरती से यहाँ अणु विस्फोट जैसी घटना घटी है। ऐसा किसी उल्कापात से भी हो सकता है। अमेरिकी लोग भी इस क्षेत्र की तुलना लगभग उस रूसी प्रदेश से ही करते हैं। यहाँ तक 600 फुट गहरा और 1 मील लंबा खड्डा है। समझा जाता है कि यह किसी उल्कापात का परिणाम है। उस क्षेत्र में किसी उद्देश्य से जाने वाले व्यक्तियों पर संभवतः विद्यमान रेडियो विकिरण ही आतंकित करने जैसा प्रभाव उत्पन्न करता होगा और उस अप्रत्याशित प्रभाव को भूत पलितों का आक्रमण मान लिया जाता रहा होगा। रहस्यवादियों का मत है कि यूरोपियन के इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने से पहले आदिवासी लोग रहते थे। इनमें से अपैची कबीजा मुख्य था। उसके साथ गोरों की झड़पें होती रही और इन मार्गों के कंटकों को हटाने के लिए अधिकर्ताओं द्वारा क्रूरतापूर्ण नरसंहार किए जाते रहे। इन मृतकों की आत्माएं ही प्रतिशोध से भरी रहती हैं और जो इधर से गुजरता है उस पर टूट पड़ती हैं। कारण क्या है यह तो अभी ठीक तरह नहीं समझा जा सका, किंतु सोना बरसने और आतंक छाए रहने की बात सच है। गाथा और किंवदंतियों तो बहुत दिनों तक से प्रचलित थी। वहां जाने और कुछ कमाकर लाने की बात भी बहुतों ने सोची, पर साहस सबसे पहले पाइलिन बीवर ने किया। वह अपने कुछ साथियों के साथ आवश्यक सामान लेकर गया और उस क्षेत्र में डेरा लगाया। दूसरे साथी तो सो गए, पर बीवर को नींद नहीं आई। वो अकेला उठा और कौतूहल में दूर तक चला गया। उस जगह सोने के टुकड़े पाए। ध्यान से देखा तो वे 100% सोने के थे। उसने बहुत से टुकड़े जमा कर लिए और जितना वजन उठ सकता था उतना साथ लेकर वापस लौटा। लौटते ही उसकी खुशी आतंक में बदल गई। डेरा जला हुआ पड़ा था और वहां सामान्यतया मनुष्यों की राख भर बची हुई थी। आंख उठाकर पर्वत की चोटी को देखा तो वहां से गिद्धों के झुंड की तरह भयानक छायाएं उसकी ओर बढ़ती दिखाई पड़ी। डर के मारे वो बेहोश हो गया। बहुत समय बाद जब होश आया तो किसी प्रकार भाग चलने का उपाय निकाला और जैसे तैसे घर वापस आ गया। इस घटना की चर्चा तो बहुत हुई, पर दोबारा उधर जाने का साहस किसी ने भी नहीं किया। इसके 16 वर्ष बाद मैक्सिको का एक दुस्साहसी व्यक्ति एक मजबूत और साधन संपन्न जत्था लेकर गया। उस दल के प्राय सभी व्यक्ति उसी प्रयास में मारे गए। केवल एक ही उनमें से जीवित लौटा। उसने सोने की उपस्थिति और मंडराने वाली विपत्ति के जो विवरण सुनाए, उसने कौतूहल तो बहुत बढ़ाया, पर नए जत्थों ने उधर जाने का साहस उत्पन्न नहीं किया। छुटपुट रूप से अनेकों व्यक्ति एकाकी अथवा दुकड़ियों बनाकर उधर जाते रहे, किंतु किसी को जान गंवाने के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद अमेरिका का ख्यातिनामा डॉक्टर लवरेन कॉमली का अभियान हुआ। वे बहुत तैयारी के साथ गए थे। साधनों और जानकारी की जितनी आवश्यकता थी उसने जुटा ली थी। साथ ही बीच में से ही लौट आए और मायाविनी छायाओं के आतंक के भयानक विवरण सुनाते रहे। लवरेन ने खोज को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। वे अकेले ही बढ़ते गए, किंतु सोने के स्थान पर पागलपन साथ लेकर वापस लौटे। कुछ दिन भयभीत विक्षिप्तता के शिकार रहकर वे भी मौत के मुंह में चले गए। होनोलुलु के व्यवसायियों का एक जत्था स्वर्ण संपदा को प्राप्त करने के उद्देश्य से उधर गया और ऑस्ट्रेलिया के युवक फेज ने रहस्यों पर से पर्दा उठाने की ठानी। जर्मनी के इंजीनियरों का एक दल वॉलेज के नेतृत्व में बड़े दमखम के साथ उधर पहुंचा। वॉलेज अपनी पूर्ववर्ती शोधकर्ताओं की तुलना में अधिक चतुर था। उसने उस क्षेत्र की एक आदिवासी युवती को ललचाकर विवाह कर लिया और उसकी सहायता से स्वर्ण भंडार के स्थान तथा छायाओं के भेद जानने का प्रयत्न करने लगा। छायाओं को यह पता लग गया। उनने युवती का अपहरण कर लिया और वॉलेज की जीभ काट ली। इसी कष्ट में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी डायरी किसी प्रकार साथियों को मिल गई। उसके विवरणों से पता चलता है कि उसने स्वर्ण स्रोतों का पता लगा लिया था। भूमिगत कई रहस्यमय स्थान देखे, ढूंढे और प्रेत आत्माओं को चकमा देकर सुरंगों से बच निकलने में सफल होता रहा। इतना सब उसकी आदिवासी पत्नी की सहायता से ही संभव हो सका, किंतु दुर्भाग्य ने उसका पीछा छोड़ा नहीं और अपनी जान गंवा बैठा। यह प्रयत्न सन 1861 का है। इसके बाद अंतिम प्रयत्न सन 1956 में हुए। स्टेन लॉफनेल और फरेश नामक 2 व्यक्तियों ने संयुक्त प्रयत्न नए सिरे से सोना पाने के लिए किए। उसमें पूर्ववर्ती कठिनाइयों और सफलताओं को पूरी तरह ध्यान में रखा गया। इस बार की तैयारी अधिक थी। प्रयत्न भी बड़े पैमाने पर और अधिक दिन चले,
पर उसका निष्कर्ष इतना ही निकला कि फरेश प्राणों से हाथ धो बैठा और फर्नेल्ड किसी प्रकार जान बचाकर वापस लौट आया। पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इस स्वर्ण अभियान में जितने मृतकों की लाशें मिल सकी, इनके देखने से एक ही निष्कर्ष निकला कि वे सभी मौतें शरीर से खून चूस लिए जाने के कारण हुई। इनमें से किसी की भी देह में कहीं छेद नहीं पाए गए और न कहीं कपड़ों पर या जमीन पर रक्त बिखरा हुआ ही पाया गया। फिर यह रक्त चूसने की क्रिया किसके द्वारा किस प्रकार की गई, यह अभी भी उतना ही रहस्यमय बना हुआ है जितना पहले कभी था। अमेरिका में मिसिसिपी नदी के किनारे फैला हुआ होमो चिटो जंगल संसार के सर्वाधिक सुंदर वनों में समझा जाता है। इस जंगल के एक हिस्से में एक छोटा सा गांव नेटवेज बसा हुआ है। इस गांव से ही करीब 20 मील दूरी पर रीडर वॉव नामक एक धनी संपन्न किसान का कृषि फार्म है। फार्म के उत्तरी भाग में मिसिसिपी नदी का एक दलदली डेल्टा है। डेल्टा पर खड़े होने से वहां एक बहुत चौड़ा छेद दिखाई देता है। बताया जाता है कि यह छेद दिनों दिन क्रमशः चौड़ा ही होता चला आया है। इस छेद में कहा जाता है कि एक 7 फुट चौड़ा और 4 फुट ऊंचा घड़ा बहुमूल्य रत्न राशि और स्वर्ण खंडों से भरा हुआ घड़ा है। वहां बसने वाले लोगों को प्रायः सभी को जानकारी है। इतनी बहुमूल्य रत्न राशि के बारे में जानकर किसका जी नहीं ललचाएगा, पर कहते हैं कि उसे प्राप्त करने के लिए अब तक जितने भी प्रयास हुए हैं उनमें से एक भी सफल नहीं हो सका है। अभी तक यह संभव नहीं हो सका कि उसे निकालकर कोई अपने अधिकार में ले सके। पिछले 150 वर्षों से उसे पाने के लिए अब तक जितने भी प्रयास हुए हैं वे सबके सब असफल होते आए हैं। इसका कारण यह बताया जाता है कि उस पर एक प्रेत आत्मा डेरा जमाए बैठी हुई है और वह उसे निकालने के लिए किए गए सभी प्रयत्नों को असफल कर देती है। रीडर बीव एवं उसके पूर्वज खजाने को प्राप्त करने के लिए न जाने कब से प्रयत्न करते आ रहे हैं। उन्होंने इस डेल्टा के पास एक मकान की कृषि व्यवस्था की देखभाल के लिए बनाया था, पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण रीडर बीव के पूर्वजों ने इस स्थान पर भूतों का आधिपत्य समझा और उसे छोड़ दिया। तब से वह स्थान ऐसा ही खाली पड़ा है। उस स्थान पर रहना तो दूर रहा, किसी को ठहरने की हिम्मत भी नहीं होती। इस गड़े हुए धन के संबंध में कहा जाता है कि यह कभी डाकुओं द्वारा लूटकर इकट्ठा किया और जमीन में गाड़ दिया गया था। किसी जमाने में नेपचेच और न्यू अर्लिस के बीच एक 500 मील लंबी सड़क थी और उस पर अच्छा व्यापार होता था। उसी क्षेत्र में कई डाकू दल सक्रिय थे और भारी लूटमार किया करते थे। इन्हीं डाकुओं के सरदार लाफिट मैसिन हार्प आदि में से किसी ने यह धन इकट्ठा कर इस सुरक्षित स्थान पर गाड़ दिया। तब वहां ऐसा दलदल नहीं था। पीछे नदी का पानी रिसता रहा और दलदल बन गया। डाकू पकड़े और मारे गए तथा धन जहां का तहां गड़ा रहा। रीडर बीव के पूर्वजों ने खजाने के संबंध में प्रचलित किंवदंती के आधार पर ही इस क्षेत्र को खरीद लिया और उनके समय से ही कितने ही इंजीनियर, ठेकेदार तथा दूसरे कुशल कर्मी समय समय पर धन निकालने की योजना लेकर आते रहे। निकाले जाने वाले खजाने के एक निश्चित प्रतिशत का भागीदार बनाने के लिखित इकरारनामे के आधार पर इन लोगों ने विशालकाय यंत्रों, बहुसंख्यक श्रमिकों तथा बांस, बल्ली, रस्से आदि उपकरणों की सहायता से उसे निकालने का जी तोड़ प्रयत्न किया, पर अंततः असफलता ही हाथ लगती। कितना ही परिश्रम किया जाता पर घड़ा और गहरा धंसता जाता तथा खुदाई का क्षेत्र पहले की अपेक्षा और अधिक चौड़ा हो जाता। यह गोल्ड होल अमेरिकी बुद्धि, कौशल और तकनीकी पुरुषार्थ के लिए अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। सन 1936 में इस घड़े को निकालने के लिए सबसे बड़ा प्रयत्न हुआ। इसके लिए भारी बुलडोजर मशीनों से कीचड़ हटाने तथा बगल से रास्ता बनाने के उपाय करने के लिए इंजीनियरों की एक समिति बनाई गई और यह योजना बड़े उत्साह के साथ कार्यान्वित की गई। सामने रखा घड़ा निकालने वालों की पुरुषार्थ को चुनौती ही देता रहा और हर प्रयास विफल जाते रहे। ट्रेन लगाकर जब घड़े की गर्दन पकड़कर बाहर निकालने का प्रयत्न किया गया तो अकस्मात इतनी विकट वर्षा होने लगी कि बुलेक और स्टिक्लोन, जिनके नेतृत्व में यह योजना बनाई गई और क्रियान्वित की गई थी, रत्न राशियों से भरा घड़ा निकालने का विचार छोड़कर वापस लौट आए। इसके बाद भी अनेकों प्रयास किए गए, पर घड़ा है कि अपने स्थान से टस से मस नहीं होता। जिसने भी इन प्रयासों में भाग लिया वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इन समस्त घटनाक्रमों पर दृष्टि डालने पर कई जिज्ञासाएं उभरती है। एक तो यह, क्या ये गाथाएं असत्य है? दूसरा यह कि समस्त साधन आज मनुष्य के पास उपलब्ध होते हुए भी वैज्ञानिक तकनीकी के बावजूद वह इन्हें हस्तगत क्यों नहीं कर पाती? तीसरा तथ्य जो विचारणीय है वह यह कि सृष्टा
कि अनेकानेक विधि व्यवस्थाओं, धन संबंधी नीति, मर्यादा और व्यवस्था क्या है। वस्तुतः यह बात भली भांति समझ ली जानी चाहिए कि नीति उक्त संपदा के साथ एक और मर्यादा जुड़ी हुई है कि उसका उपभोग या संग्रह नहीं हो सकता, उसका उपयोग होना चाहिए और सार्वजनिक वितरण भी। इस नीति मर्यादा की कसौटी पर जब खजानों में दबी संपदा को परखा जाता है तो प्रतीत होता है कि वह हर दृष्टि से खोटी है। उसमें धन संबंधी नीति मर्यादाओं का पूरी तरह उल्लंघन हुआ है। फलस्वरूप उसके संग्रही वैसा लाभ न उठा सके जैसा कि वे चाहते थे। जिस प्रकार उनने उसे हड़पने की चेष्टा की, उसी प्रकार प्रकृति ने उनके हाथ से छीन लिया। यह छीनना भी सामान्य रीति से नहीं, वरन करारे तमाचे लगा लगा कर उसे उगलने के लिए बाध्य किया गया। लगता है कि सूक्ष्म जगत में से इन्हीं अदृश्य प्रहरियों की चौकीदारी भी विद्यमान है, जो न्याय का समर्थन और लूट खसोट का प्रतिरोध करने के लिए अपनी जागरूकता का परिचय देते रहते हैं। संभवतः उस क्षेत्र की स्वर्ण संपदा की रखवाली वे ही करते हो। यह भी अनुमान लगाने की गुंजाइश है कि जिनके स्वतत्वों का अपहरण किया गया, जिन्हें निर्दयता पूर्वक मारा गया, उनकी आत्माएं प्रतिशोध की भावनाएं भरे हुए इस इलाके में निवास करती हो और उनकी रोकथाम से मुक्त का धन पाने वालों को असफल रहना पड़ता हो। आत्माओं द्वारा न्याय के संरक्षण और अनौचित्य का प्रतिरोध एक तथ्य है, साथ ही प्रकृति व्यवस्था में स्थानीय भूमि पुत्रों के लाभान्वित होने की जो मर्यादा है, उसका उल्लंघन भी ऐसे कारण उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि अमेरिका एवं अन्य स्थानों पर स्वर्ण एवं गड़ी संपत्ति हासिल करने के आतुर व्यक्तियों को भुगतने पड़े हैं।